स्वागत है एक बार फिर से आपका विलायत न्यूज़ पर। आइए शुरू करते हैं वर्ल्ड बुलेटिन। रोजाना की तरह सबसे पहले आज भी नजर डालेंगे आज की हेडलाइंस पर। IRGC के कर्नल सैयाद आतंकी हमले में शहीद, रोज़ों की हिफाजत में निभाया था अहम रोल, शहादत कैसे हुई, चश्मदीद गवाहों का बयान। यमन जंग के ताज़ा आंकड़े जारी, सऊदी अरब ने मस्जिदों और अस्पतालों को भी नहीं बख्शा। हज का मौसम करीब आते ही सऊदी अरब ने हिंदुस्तान समेत 16 मुल्कों के सफ़र पर लगाया बैन। ईरानी प्रेसिडेंट आयतुल्लाह रईसी ओमान पहुंचे, सुल्तान हैसम ने किया आधिकारिक स्वागत, इलाकाई मुल्कों से रिश्ते मजबूत करने पर जोर। आज के खबरों के सिलसिले की शुरुआत करेंगे IRGC कमांडर कर्नल सैयाद खुदायारी की आतंकवादी हमले में शहादत से। IRGC के पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट ने एक बयान जारी करके ऐलान किया है कि रोज़ों की हिफाजत में अहम रोल अदा करने वाले एक सिपाही आतंकवादियों के हमले में शहीद हो गए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक IRGC के पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट ने अपने एक बयान में ये ऐलान किया, इराक़ और सीरिया में रोज़ों की हिफाजत में अहम रोल अदा करने वाले जाबाज कर्नल सैयाद खुदायारी साम्राज्यी ताकतों से जुड़े हुए आतंकियों के हमले में शहीद हो गए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक पूर्वी तेहरान के मुजाहिदीन इस्लाम नामक इलाके में जनरल सैयाद खुदायारी को आतंकवादियों ने अपना निशाना बनाया और उन्हें शहीद कर दिया। शहीद सैयाद पिछले कुछ सालों से आतंकवादियों की तरफ रोज़ों पर हमले की कोशिशों को नाकाम बनाने में अहम रोल अदा कर रहे थे। शहीद कर्नल सैयाद के घर वालों की तरफ से एक बयान जारी करके सबसे पहले शहीद खुदायारी की शहादत पर ईरानी राष्ट्र को मुबारकबाद पेश की गई और कहा गया कि हमें कर्नल शहीद सैयाद की शहादत पर फ़ख्र है। वहीं IRGC ने अपने बयान में शहीद के घर वालों की खिदमत में कर्नल खुदायारी की शहादत पर अफसोस जाहिर करते हुए उन्हें ये यकीन दिलाया है कि जल्द ही इस घिनौने जुर्म में शामिल सभी लोगों की पहचान करके उन्हें उनके अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। गौरतलब है कि शहीद कर्नल सैयाद पूर्वी तेहरान में उस वक्त आतंकवादियों ने शहीद कर दिया जब वो अपने घर के सामने ही अपनी गाड़ी में सवार थे। शहीद जनरल कासिम सुलेमानी की बेटी ज़ैनब सुलेमानी ने ट्वीट करके ये कहा कि जितना हमको मारोगे हमारी कौम उतनी ज़्यादा बेदारी पैदा करेगी और शहादत पर तो हमें फ़ख्र है। शहीद सैयाद की शहादत के चश्मदीद गवाह बताते हैं कि उनके मर्डर से कुछ मिनट्स पहले एक प्राइड कार ने खायन स्ट्रीट से गुलामियान स्ट्रीट तक ट्रैफिक को रोक दिया था। मर्डर के एक चश्मदीद गवाह ने फार्स न्यूज़ को बताया कि हादसे से कुछ मिनट से पहले ही जब मैं खायन स्ट्रीट से गुलामियान स्ट्रीट में जा रहा था, मुझे एक प्राइड कार मिली जिसने रास्ते को बंद कर रखा था। गाड़ी की डिग्गी खुली हुई थी और वो कार दूसरी गाड़ियों को अंदर नहीं जाने दे रही थी। उन्होंने ये भी बताया कि दूसरी कारों को सड़क के दूसरी तरफ मुजाहिदीन इस्लाम स्ट्रीट से सड़क का चक्कर लगाकर दूसरी तरफ से जाने के लिए मजबूर किया गया था। हादसे के एक और चश्मदीद गवाह जो शहीद सैयाद के पड़ोसी हैं, उन्होंने सबसे पहले एम्बुलेंस को फ़ोन किया। वो कहते हैं कि उन्होंने गोलीबारी के साथ सड़क पर एक बाइक की आवाज़ सुनी जिसने एक्सीलेटर को फुल कर रखा था। उन्होंने कहा कि जब मैं सड़क पर पहुंचा तो मुझे शहीद सैयाद का जनाजा मिला और मैंने फ़ौरन इमरजेंसी नंबर पर फ़ोन किया। एक दूसरे पड़ोसी जो हादसे के वक्त अपनी खिड़की पर खड़े थे, वो बताते हैं कि जब मैंने गोलियों की आवाज़ सुनी तो मैंने आवाज़ की तरफ पलट कर देखा और एक आदमी को गोली चलाते देखा। दूसरा आदमी बाइक पर उसका इंतज़ार कर रहा था। रिपोर्ट्स के मुताबिक जुडिशियल और जांच एजेंसियां फ़ौरन मौके पर पहुंची और पुलिस की स्पेशल टीम ने घटनास्थल का निरीक्षण करने के बाद जांच शुरू कर दी है। अगली खबर यमन से है, जहां सेंटर फॉर ह्यूमन राइट्स एंड डेवलपमेंट एनुअल इंसानिया सेंटर ने यमन के ख़िलाफ़ सऊदी गठबंधन की 2600 दिनों की हैवानियत के आंकड़े जारी किए हैं। सेंटर की रिपोर्ट के अनुसार 2600 दिनों की आक्रामकता के दौरान 46,374 लोगों को निशाना बनाया गया, जिनमें से 17,775 लोग शहीद हुए और 28,599 लोग ज़ख्मी हुए हैं। सेंटर ने जंग के दौरान शहीद और ज़ख्मी होने वाले बच्चों की संख्या का भी ऐलान किया और कहा कि 4,028 बच्चे शहीद हुए और 4,595 बच्चे घायल हुए हैं। सेंटर के ऐलान के मुताबिक 1307 मर्द शहीद हुए हैं और 21,090 ज़ख्मी हुए हैं, जबकि 2440 औरतें शहीद हुई हैं और 2190 घायल हुई हैं।
सेंटर फॉर ह्यूमन राइट्स एंड डेवलपमेंट एनुअल इंसानिया सेंटर ने इसी तरह ये भी बताया कि हमले के 2260 दिनों में सऊदी गठबंधन ने 15 यमनी हवाई अड्डों, 16 बंदरगाहों, 342 बिजली संयंत्रों, 614 संचार केंद्रों, 2175 जल स्रोतों और बांधों, 2055 सरकारी इमारतों और 6827 पुलों और सड़कों को निशाना बनाया है। रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि इस दौरान 5,97,770 घरों, 1662 मस्जिदों, 182 एजुकेशनल सेंटर्स, 376 टूरिस्ट सेंटर्स, 413 अस्पतालों और चिकित्सा केंद्रों को निशाना बनाया गया। इस बीच ऐसी खबरें हैं कि सऊदी जंगी जहाज़ों ने कल भी यमन के हैस और अल जराही इलाके पर बमबारी की, जिसमें औरतों और बच्चों सहित 10 लोग ज़ख्मी हुए हैं। अल मसीरा टीवी चैनल के अनुसार सऊदी गठबंधन ने पिछले 24 घंटों में 134 बार संघर्ष विराम का उल्लंघन किया है। यमन में संयुक्त राष्ट्र के विशेष दूत हैंस ग्रैंडबर्ग ने 2 महीने में सऊदी गठबंधन द्वारा सैकड़ों बार संघर्ष विराम उल्लंघन की खबर दी है। गौरतलब है कि सऊदी अरब, संयुक्त राज्य अमेरिका और संयुक्त अरब अमीरात और कुछ अन्य देशों के समर्थन से मार्च 2015 से यमन पर हमले कर रहा है। यमन के खिलाफ सऊदी गठबंधन की आक्रामकता से दसियों हज़ार लोग मारे तथा घायल हुए हैं और लाखों लोग अब तक बेघर हो चुके हैं। अगली बड़ी खबर सऊदी अरब से है, जहां सऊदी अरब में दोबारा कोरोना के फैल जाने के बाद सऊदी सरकार ने अपने ही मुल्क के नागरिकों पर कई मुल्कों की जर्नी पर बैन लगा दिया है। जिन 16 मुल्कों में सऊदी अरब के नागरिकों के सफ़र करने पर पाबंदी है, उनमें भारत के अलावा लेबनान, सीरिया, तुर्की, ईरान, अफ़गानिस्तान, यमन, सोमालिया, इथियोपिया, कॉन्गो, लीबिया, इंडोनेशिया, वियतनाम, आर्मेनिया, बेलारूस और वेनेजुएला शामिल हैं। सऊदी अरब ने ऐलान किया है कि इन 16 मुल्कों के अलावा सऊदी नागरिक जो गैर अरब मुल्कों का सफ़र करना चाहते हैं, उनके पास 6 महीने से अधिक के लिए वैध पासपोर्ट होना चाहिए। इसमें आगे ये भी कहा गया है कि अरब मुल्कों के सफ़र के लिए पासपोर्ट की वैलिडिटी कम से कम 3 महीने होना चाहिए। सफ़र के लिए मूल पहचान पत्र और परिवार की रजिस्ट्री ज़रूरी है। इसके अलावा सऊदी अरब में हेल्थ मिनिस्ट्री ने लोगों को ये यकीन दिलाया है कि मुल्क में अभी तक मंकी पॉक्स का एक भी मामला पता नहीं चला है। डेप्यूटी हेल्थ मिनिस्टर अब्दुल्ला सीरी ने कहा है कि किंगडम में किसी भी संदिग्ध मंकी पॉक्स के मामले की निगरानी और खोज करने की क्षमता और अगर कोई नया मामला सामने आता है तो संक्रमण से लड़ने के लिए तैयार हैं। उन्होंने कहा कि अब तक इंसानों के बीच संक्रमण के मामले बहुत सीमित हैं और इसलिए इससे होने वाले किसी भी नुकसान का इम्कान बहुत कम है, यहाँ तक कि उन मुल्कों में भी जहाँ मामलों का पता चला है। सऊदी अरब में दोबारा कोरोना की वापसी के बाद इस देश ने ये ऐलान किया है कि फ़ार्स की खाड़ी के दूसरे मुल्कों का सफ़र करने वाले नागरिकों के पास एक नेशनल आईडी कार्ड होना चाहिए जो कम से कम 3 महीने के लिए वैध हो। कोविड-19 के फिर से फैलने और पिछले कुछ हफ्तों में दैनिक कोविड संक्रमणों की संख्या में तेज़ी से बढ़ोतरी के बाद सऊदी अरब ने अपने नागरिकों को भारत सहित 16 मुल्कों के सफ़र पर पाबंदी लगा दी है। इस बीच WHO ने 11 मुल्कों में मंकी पॉक्स के 80 मामलों की तायद की है और कहा है कि वो इसके नुकसान की सीमा और कारण को बेहतर ढंग से समझने के लिए अभी काम कर रहे हैं। ईरानी मीडिया के मुताबिक आज सुबह ओमान के लिए रवाना हुए ईरान के प्रेसिडेंट राजधानी मस्कत पहुंच गए हैं। ये सफ़र ओमान के सुल्तान हैसम बिन तारिक अल सईद की दावत पर हुई है, जिन्होंने मस्कत पहुंचने पर ईरान के प्रेसिडेंट का गर्मजोशी से इस्तकबाल किया। मस्कत पहुंचने पर ओमान के राजा सुल्तान हैसम ने ईरान के प्रेसिडेंट का आधिकारिक स्वागत किया और जिसके बाद ईरान के प्रेसिडेंट और ओमान के सुल्तान के बीच बातचीत का दौर शुरू हुआ। इस दौरे का मकसद दोनों मुल्कों के बीच राजनीतिक और आर्थिक सहित विभिन्न मैदानों में संबंध को बढ़ाना और मजबूत करना है। प्रेसिडेंट ने ओमान रवाना होने से पहले सिपाही पासदारान के शहीद कर्नल सैयद खुदायारी की शहादत के सिलसिले में कहा
इस घटना की जांच पड़ताल से साबित हो जाएगा कि इसके पीछे साम्राज्यवादी ताकतों का ही हाथ है। प्रेसिडेंट ने कहा कि जो लोग रोज़ों की हिफाजत करने वालों से हार चुके हैं वो इस तरह से अपनी मजबूरी दर्शाना चाहते हैं। इसी तरह उन्होंने कहा कि मैं ज़ोर देकर ये कहना चाहता हूँ कि जांच एजेंसियाँ इस मामले की जांच करेंगी और इस बात में कोई शक नहीं है कि इस शहीद का बदला ज़रूर लिया जाएगा। उन्होंने अपने ओमान दौरे के मकसद के बारे में कहा कि इस्लामिक रिपब्लिक ईरान और ओमान के बीच दोस्ताना संबंध हैं और उनका ये दौरा दोनों देशों के संबंधों को बढ़ाने के लिए बहुत अहम है। फ़िलहाल हमारा आज का बुलेटिन यहीं ख़त्म होता है। मुलाकात होगी अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़।